आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट बी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर था क्लास ट्वेल्थ का उसके पार्ट बी की बात करेंगे। पार्ट ए में हम लोगों ने कंडक्टेंस पढ़ लिया था, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, सारी चीज़ें पढ़ ली थी। अब पार्ट बी देखेंगे। पार्ट बी में आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझने से पहले सेल देख लो कितनी तरह की होती है बेटा, दो तरह की। सेल कितनी तरह की बेटा होती हैं? दो तरह की होती हैं। एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, इसमें मेन डिफरेंस होता है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इस सेल में क्या होता है, जो आपकी केमिकल एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रोलिटिक एनर्जी में। आपकी जो केमिकल एनर्जी होगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, केमिकल एनर्जी जो होगी वो किस में कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और यहाँ इलेक्ट्रोलिटिक में क्या होता है, जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी ये कन्वर्ट होगी केमिकल में। किस में कन्वर्ट होगी? केमिकल में कन्वर्ट होगी। फिर उसके बाद दूसरी बात ये समझना है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। यहाँ पे जो डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज होता है वो निगेटिव होगा स्पॉन्टेनियस के लिए, थर्मोडायनेमिक्स में आता है। और यहाँ पे जो डेल्टा जी होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोगों को पढ़नी थी उसका नाम, इसको और क्या बोल सकते हैं, तो इसको और बोलते हैं डेनियल सेल, डेनियल सेल बोलते हैं। या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, या फिर वोल्टाइक सेल बोल सकते हैं। गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टाइक सेल बोल सकते हैं, वोल्टाइक सेल बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? तो इसको हम और बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसको ए और बी, तो इसको रोमन नंबर फर्स्ट और सेकंड में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग फर्स्ट की बात करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करेंगे। चलो बात करते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये समझ लिए हैं कि भैया क्या होता है, सबसे पहले कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। दूसरी बात समझ ली, स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी क्या रहता है, ये याद रखना, निगेटिव होता है। फिर बात ये करी कि यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है इसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी। और इसके लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेनियल सेल। क्या पढ़ेंगे बच्चे? डेनियल सेल पढ़ेंगे। तो चलो डेनियल सेल समझते हैं। तो लगा लिया यहाँ पे डेनियल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और डेनियल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं और वोल्टाइक। कब बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, कब बोलते हैं वोल्टाइक? तो याद रखना, सबसे पहले हम बना लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फिर बता रहे कंडीशन इसकी। तो डेनियल सेल में सबसे पहले आपको क्या करना है, दो बीकर लेने। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, इतने पे। यहाँ पर मैंने एक बीकर ले लिया, एक बीकर ले लिया, और इस बीकर में हमने क्या करा, यहाँ पर हमने 1 मोलर ZnSO4 लिया। मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूशन लिया एक्वस का ZnSO4, 1 मोलर ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि ZnSO4 है पानी में और कितना है उसका कंसंट्रेशन, 1 मोलर। और एक तरफ एक और बीकर लिया और इस बीकर में हमने क्या किया, इस बीकर में हमने 1 मोलर CuSO4 ले लिया। तो मैंने लिखा यहाँ पे 1 मोलर CuSO4 ले लिया। और यहाँ पर दोनों कंसंट्रेशन में यहाँ पर जो आप लेना है सॉल्ट सॉल्यूशन जिसका, उसी की रॉड डाल देनी है। तो यहाँ पर मैंने रॉड डाल दिया जिंक की, और यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोड या रॉड जो डाली है वो डाल देता हूँ कॉपर की। याद रखना, यहाँ पे मैंने डाला है कॉपर और यहाँ पे मैंने क्या डाला है, जिंक। तो
तो जिंक की रॉड एक तरफ लगा दी, एक तरफ लगा दी कॉपर की रॉड। ये ऊपर रहना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ से बंद कर लो क्योंकि ये नीचे नहीं आना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए। तो जिसका सॉल्ट सॉल्यूशन था उसी की मैंने रॉड डाल दी। इधर क्या था कॉपर सल्फेट, तो कॉपर की रॉड डाल दी। फिर इसको यहाँ पे क्या करते हैं हम कनेक्ट कर लेते हैं एक वायर से, और यहाँ बीच में क्या लगा देते हैं वोल्टमीटर या गैल्वेनिक मीटर, जो भी आपको लगाना है लगा सकते हो, ठीक है। आपको करंट मेजर एम मीटर भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे मान लो वोल्टमीटर या लगा देता हूँ यहाँ पे गैल्वेनिक मीटर लगा देता हूँ, ठीक है। कुछ भी लगाना था लगा दिया, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे बल्ब लगा दो, लगा दिया। जैसे ही आप क्या करते हो इनको कनेक्ट करते हो, तो कनेक्ट करने पर ध्यान से सुनना, कनेक्ट करने पर वैसे ही इसमें एक केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगी। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है पहले समझो थोड़ी सी बात यहाँ पे। अब बेटा लोग फिगर समझ में आ रहा होगा, वो फिगर बना रहे थे सही नहीं बना, तो फिर हमने कहा दोबारा बना देते हैं। अब फिगर में देखो मैंने एक इधर बीकर लिया, बीकर में 1 मोलर ZnSO4 लिया, और इसमें एक मेटल की रॉड, जिंक मेटल की रॉड डाल दी, जिसका सॉल्ट सॉल्यूशन हो उसी की रॉड डाल देते हैं। और जो रॉडें पड़ती है इसे इलेक्ट्रोड बोला जाता है, ठीक है। और दूसरी तरफ मैंने इधर क्या लिया है 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है। तो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यहाँ पे बच्चे लिया है और इसी में कॉपर की रॉड डाल दी, इसे कॉपर इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। फिर इसको हमने यहाँ पे एम मीटर गैल्वेनोमीटर किसी से भी एक वायर से कनेक्ट कर दिया। तो मैं कह रहा था जैसे इसको कनेक्ट करते हो वैसे ही क्या होगा यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगी। तो जब मेटल को, ये मेटल रॉड को या मेटल इलेक्ट्रोड को आपने क्या किया उसके सेम सॉल्ट सॉल्यूशन में डाला, उधर ये कॉपर था, कॉपर वाले को सॉल्ट सॉल्यूशन में डाला, तो ये इलेक्ट्रोड और इसे इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट, इसे क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। तो जब इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट इन्वॉल्व होता है तो अपने आप क्या होगा यहाँ पे इसके दोनों के इंटरफेस में एक मेटल की टेंडेंसी होगी। ध्यान रखना जब ये कनेक्ट करते हैं तो एक मेटल की टेंडेंसी होगी ऑक्सीडाइज होने की और दूसरे के क्या होगी रिड्यूस होने की। तो होगा क्या यहाँ पे ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा, ध्यान से सुनना, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा 2SO4 -2 में। इधर भी क्या पड़ा होगा Zn+2 और SO4 -2 में। तो देखा जाता है कि जो ये रॉड है यहाँ से क्या करता है जिंक सॉलिड से Zn+2 फॉर्म में नीचे आ जाता है और अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पर लीव कर देता है। फिर अगला मान लो ये भी ऐसा आएगा तो Zn+2 आ गया और अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ लीव करेगा। और जब दोनों इलेक्ट्रॉन लीव करेगा तो फिर जिंक पे बेटा क्या हो जाएगा निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जिंक पे कैसा चार्ज आता है निगेटिव। सेम टाइम साइमल्टेनियसली इधर क्या होगा, इधर ये कॉपर जो होगा ये बार बार जाकर इससे जाके टकरा के फिर ऐसे आ रहा होगा, तो इस पर डिमांड क्रिएट होती है। तो ये क्या करता है इधर से जो ये इलेक्ट्रॉन इधर होंगे ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करके इधर आएंगे और आने पर ये कॉपर जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे ये धीरे धीरे जाकर इसमें उस इलेक्ट्रॉन को लेकर यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है, डिपॉजिट हो जाएंगे। अच्छा ये ऐसा होता क्यों है, तो जो ये इलेक्ट्रोड है और जो इलेक्ट्रोलाइट है इन दोनों के इंटरफेस के बीच में एक क्या होता है एक पोटेंशियल क्रिएट होता है। ध्यान रखना एक पोटेंशियल क्रिएट होता है जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर साइड में इधर देखना चाहो तो मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा। अगर कोई तुमसे पूछे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैं कहाँ बता दूँ, इधर साइड में जगह है, अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो क्या बताओगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। तो बताया जाएगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड, यहाँ पे लिखेंगे डेवलप बिटवीन किसके किसके बीच में होगा, इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखना इसको स्टैंडर्ड कब बोलते हैं, स्टैंडर्ड तब बोलते हैं जब यहाँ पर अगर हमने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है अगर वो 1 मोलर ले लिया तो इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। याद रखना क्या जो इसके बीच में चार्ज डिफरेंस हुआ था उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक। तो
तो बेटा होता क्या है, यहाँ पे जब जिंक इसमें कूद रहा था तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऐसे समझो जिंक सॉलिड था और यहाँ पे कूद गया तो अपने कपड़े यहीं पे छोड़ गया, कपड़े मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ गया, तो यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो जब इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा और इधर इलेक्ट्रॉन की डिमांड होगी तो अपने आप पुल क्रिएट होगा और इधर से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होगा। तो बच्चे जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ शिफ्ट होगा तो जाहिर है चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो करंट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये थोड़ी देर चलता है और फिर रिएक्शन स्टॉप्ड हो जाती है। तो जब थोड़ी देर चलने के बाद रिएक्शन स्टॉप्ड हो जाती है तो फिर क्या करते हैं, इसमें एक सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। बेटा क्या लगाते हैं, सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं जो इन्वर्टेड यू ट्यूब होता है। बड़े ध्यान से सुनना, सॉल्ट ब्रिज अपने यहाँ एग्जाम में पूछा जाता है। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, एक ग्लास का इन्वर्टेड यू ट्यूब होता है जो कि यहाँ पर इस दोनों हाफ सेल को यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर मैंने ये बना दिया और यहाँ पे ये देखो ऐसे बना दिया। इसके अंदर ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलेंगे, सॉल्ट ब्रिज बोलेंगे। सॉल्ट ब्रिज कैसा होता है, इन्वर्टेड यू ट्यूब होता है। पहले ध्यान रखना, इन्वर्टेड ग्लास यू शेप्ड ट्यूब होता है। इसके अंदर बेटा क्या भरा होता है, इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl प्लस अगर का सॉल्यूशन भरा होता है, अगर सॉल्यूशन भरा होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और सॉल्ट ब्रिज का एक और बात ध्यान रखना, ये क्या करता है, अगर इसका फंक्शन बड़ा पूछा जाता है तो अगर तुमसे पूछा जाए इसका फंक्शन क्या होता है तो इसके फंक्शन 2 होते हैं। पहला तो ये सर्किट को कंप्लीट करता है, कंप्लीट द सर्किट। क्या करता है, इट कंप्लीट द सर्किट, पहला काम हो गया। सर दूसरा काम क्या होता है बेटा इसका, तो दूसरा काम ये होता है, ये जैसे यहाँ पे इधर जब ये ऑक्सीडेशन हो रहा था Zn+2 में आया तो इधर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इधर जब Cu+2 चला जाएगा तो SO4- बचेगा और SO4- बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बताओ इधर नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो चार्ज इम्बैलेंस आता है इसको मेंटेन करता है। तो चार्ज बैलेंस करता है या मेंटेन करता है, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ठीक है, इन द सर्किट याद रखना है वाली बात। ठीक है, तो कुल मिला के बात यहाँ पर ये आ गई। अब यहाँ पे समझो हुआ क्या था, तो जैसे ये सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये अगर सॉल्यूशन के साथ, ये पूछा जाता है किससे भरा, तो अगर सॉल्यूशन के साथ, जैसे जिलेटिन भी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको, जिलेटिन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या लिखा जाता है, जिलेटिन भी इसे बोलते हैं। तो इसको भर दिया जाता है, जैसे भरते हैं फिर करंट इसमें पास होना स्टार्ट हो जाता है। तो हुआ क्या था वो जरा देखो आगे। तो यहाँ पर जो हुआ है, यहाँ पर जो इधर हाफ सेल में ये जो इधर है ये वाला बीकर, इसमें क्या होता है, जिंक से जिंक रॉड में जाता है। तो ध्यान रखना, जिंक कैसा था, सॉलिड था, और सॉलिड से बेटा ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज़ कर देता है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके किस में जाता है, Zn+2 में जाता है और ये पानी में जा रहा है तो इसे बोलते हैं एक्वस। तो जब ऐसा कोई केस हो तो उसे बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन। तो इधर हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हुई है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलेंगे, इधर हुआ। अच्छा बताओ इधर क्या हुआ था, इधर वाले में, कॉपर वाले में। तो कॉपर वाले में ध्यान से देखो, इधर सॉल्यूशन में बेटा क्या था, Cu+2 था और 2 इलेक्ट्रॉन जो उधर से आए थे, इधर से दो इलेक्ट्रॉन आए थे, वो ये लेकर Cu सॉलिड बन गया। और ये सॉलिड कहाँ पर, यहाँ पर डिपॉजिट होता है। ध्यान रखना, ये धीरे धीरे यहाँ पर डिपोजिशन होगा। तो डिपॉजिट होगा, क्या डिपॉजिट होगा, Cu। तो धीरे धीरे रॉड मोटा होना चालू होगा। तो इधर क्या हुआ, रिडक्शन हाफ सेल हो गई, रिडक्शन हाफ सेल हो गई। अगर बच्चे इसको मैं कंप्लीट कर दूं तो दोनों को जब सॉल्ट ब्रिज से जोड़ देते हैं तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी। तो ध्यान रखना, उधर क्या होता है, Zn सॉलिड था और एक इसमें गया था Zn+2 एक्वस में गया था और 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे। और उसके बाद बच्चे यहाँ पे Cu+2 था और 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इसमें आ गया था, कॉपर सॉलिड में आ गया था। ठीक है, और इसको यहाँ पे अगर मैं जोड़ूँ तो लेफ्ट हैंड साइड एक तरफ लिखा जाता है Zn सॉलिड प्लस Cu+2 और 2 इलेक्ट्रॉन लिख लो। और बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, Zn+2 हो जाएगा एक्वस और बेटा क्या हो जाएगा, Cu सॉलिड और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। तो जो यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन आई, ओवरऑल रिएक्शन
वो ये आ गई बेटा, ओवरऑल रिएक्शन क्या ये है, तो ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पर बेटा ये वाली अब एक वर्ड आता है सेल पोटेंशियल। बेटा क्या वर्ड आता है, सेल पोटेंशियल। अगर कोई तुमसे पूछे सेल पोटेंशियल क्या होता है, तो बच्चे सेल पोटेंशियल क्या होता है मैं बताता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, potential difference between two electrode of galvanic cell is called cell potential। एक तो ये बात हो गई, और एक होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। और अगर वही इन 1 मोलर देख लिया जाए, 1 मोलर सॉल्यूशन, तो 1 मोलर सॉल्यूशन में अगर देखा जाएगा तो उसी को बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो जिधर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसके लिए क्या आएगा, अगर एसईपी 2 तरह का होता है। एसईपी होता है एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। एक क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, एसईपी हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा, तो रिडक्शन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इन दोनों में जो आईयूपीएसी था, आईयूपीएसी उसने कहा एक लेना है, या तो ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन। तो उसने ये कहा कि रिडक्शन को स्टैंडर्ड माना, तो मतलब एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है उसी को हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है। अब जैसे सेल पोटेंशियल निकालना था तो सबसे पहले सेल रिप्रेजेंटेशन देख लो। मतलब इतनी बड़ी सेल बार बार तो नहीं बनाओगे, तो जब बार बार नहीं बनाओगे तो सेल रिप्रेजेंटेशन देखो। अब इस सेल को रिप्रेजेंट किस हिसाब से किया जाता है तो उसको देखो। तो बीच में यहाँ पे क्या लगा है, सॉल्ट ब्रिज। तो वैसे ही यहाँ पर बीच में इस तरह से 2 बड़े बड़े स्लैश लगा देंगे, इससे क्या बनेगा, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे मन में यहाँ पे ऊपर लिख लेना, ABC दिखाना नहीं होता, ये अपने जानकारी के लिए लिख लिया। तो बीच में क्या लगा दिया, सॉल्ट ब्रिज। अब बताओ लेफ्ट साइड क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन हुआ था। तो ऑक्सीडेशन में जिंक कहाँ से कहाँ गया था, तो जिंक सॉलिड था बेटा, तो सॉलिड लिख लिया। फिर एक स्लैश लगाया तो जिंक +2 में गया था और क्या हो गया था, एक्वस। और नीचे का जो ये कंसंट्रेशन होता है इसको क्या बोलोगे, 1 मोलर। तो यहाँ पर ऐसे लिख लिया जाएगा 1 मोलर। ठीक है। फिर दूसरी तरफ कैथोड की तरफ क्या हुआ था, तो कैथोड की तरफ हुआ था रिडक्शन। तो रिडक्शन में कॉपर सॉलिड था, तो कॉपर एक्वस था, कॉपर +2 एक्वस था। और इसका सॉल्यूशन कितना था, 1 मोलर, ऐसे लिखना। और यहाँ पे स्लैश लगाया, कॉपर सॉलिड कर दिया। ये पूरा ये सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया बेटा। क्या हो गया, सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बेटा ध्यान ये रखने वाली बात यहाँ पर है, अगर मान लो फेज ना चेंज होती, मतलब सॉलिड से लिक्विड आया था, यहाँ पर लिक्विड से सॉलिड जा रहा था, अगर ऐसा ना होता तो जैसे मान लो सॉलिड ही था, समझना, अगर Zn यहाँ पे सॉलिड ही था और ये सॉलिड में ही रहता तो मैं फिर कॉमा लगता, Zn सॉलिड, ऐसे +2 सॉलिड लिखते। समझ गया मेरी बात को। तो कॉमा कब लगेगा, जब फेज चेंज ना हो, और जब स्लैश इस तरह का लगेगा तो जब फेज चेंज हो। ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर सेल पोटेंशियल निकालना हो, क्या निकालना हो, सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल को डिनोट करते हैं ई सेल से। जो सेल पोटेंशियल अभी बता रहे थे, ये सेल पोटेंशियल बताया था, इसको किससे डिनोट करते हैं, ई सेल से डिनोट करते हैं। तो कैसे निकलेगा, तो ये दोनों कैथोड, ध्यान से समझना, ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच क्या होता है, तो याद रखना इलेक्ट्रोड के बीच का अगर होगा तो कैसे निकाला जाएगा। तो इसमें जितना इलेक्ट्रोड हो, ध्यान रखना, इसका जो ई नोड सेल होगा, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, उसमें कैथोड का माइनस कर देंगे। तो ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड है। तो ई सेल इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनता है, ई सेल इक्वल टू बनता है ई कैथोड माइनस ई एनोड बनता है। एक तो ये याद कर लो। दूसरी बात आएगी यहाँ पे, ध्यान रखना, दूसरी बात आएगी कि अगर ये वाला नहीं आता तो ई सेल इक्वल टू ई राइट, राइट में कैथोड होगा एकदम, माइनस ई लेफ्ट। ये 2 फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है, ये दोनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ठीक है। तो कुल मिला के मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको समझाने की कोशिश करी है, इलेक्ट्रोकेमिकल समझ में आ गई होगी। ठीक, ओके।